बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706, उसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आप क्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसकी प्ले लिस्ट में जाकर देखें, फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। 11 में कहता है अ सोल ट्रेडर हेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक सोल ट्रेडर है, उसके पास ये ट्रांजेक्शन हुई है। रिटर्न्स आउटवर्ड। ये रिटर्न्स आउटवर्ड का मकसद क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड का मकसद है परचेजेस रिटर्न, कि जो ख़रीदा हुआ माल आपने वापस किया। कैरिज इनवर्ड का मकसद है कि ट्रांसपोर्टेशन, जो मटेरियल को लाने में आप तक लाने में जो किराया लगा, जो रेंट लगा, ट्रांसपोर्टेशन हुई, उसे कैरिज इनवर्ड कहते हैं। गुड्स फॉर ओन यूज़, या ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें निकाल ली एट कॉस्ट, तो परचेजेस में से माइनस हो जाएंगी ये। तो देखिए इसके अंदर पूछता क्या है, व्हाट वाज द टोटल इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर इन ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट है? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट के लिए आप देखें कि क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो प्लस होने वाली चीज़ें हैं, याद रखिएगा, वो फिर इंक्रीज़ करती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को, और जो चीज़ें आप माइनस कर रहे होते हैं वो फिर डिक्रीज़ करती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कीप दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन योर माइंड। इस प्रिंसिपल को जहन में रखते हुए आप देखें कि रिटर्न्स आउटवर्ड को आप क्या करते हैं। तो रिटर्न्स आउटवर्ड जो परचेजेस रिटर्न हैं, आपको पता है कि परचेजेस रिटर्न को हम क्या करते हैं, परचेजेस में से माइनस करते हैं, ताकि नेट परचेजेस आए कि एक्चुअली हमने माल कितना ख़रीदा। तो ये परचेजेस रिटर्न्स आउटवर्ड जो है ये माइनस की फिगर है, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस होती है। कैरिज इनवर्ड क्या है? कैरिज इनवर्ड को आप परचेजेस के अंदर प्लस करते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन है जो उस मटेरियल को आप तक लाने के अंदर लगी, तो ये उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ये वाला जो एलिमेंट है वो प्लस होता है। गुड्स फॉर ओन यूज़, परचेजेस में से आप माइनस कर देते हैं एट कॉस्ट, तो ये माइनस वाली फिगर हो गई। इसका मकसद है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर एक जो है प्लस का एलिमेंट है जिसे हम कैरिज इनवर्ड कहते हैं, बाकी दो एलिमेंट्स जो हैं वो माइनस के हैं। जब ये आपकी बेसिक आपकी समझ में आ गई तो आप फिर प्लस माइनस कर देख लें। आपके पास प्लस वाली साइन है 4820, और इसमें से माइनस करें, दो जो माइनस हैं 2750 एंड 1460, ये कैरेज इनवर्ड्स था आपका, ये आपकी रिटर्न्स आउटवर्ड हैं, और ये गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, ये पर्सनल यूज़ थी। तो 4820 ये प्लस वाला एलिमेंट है, 4820 में से माइनस करते हैं 2750 एंड 1460, तो आपके पास 610 बचता है, और ये इंक्रीज़ है। ये इंक्रीज़ क्यों है? क्योंकि देखिए ये 4820 जो प्लस वाला एलिमेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कैरिज इनवर्ड आप प्लस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स मटेरियल के अंदर, तो ये प्लस वाला एलिमेंट ज़्यादा है। जो माइनस वाले दो एलिमेंट हैं, कैरिज आउटवर्ड्स हो गया, रिटर्न्स आउटवर्ड हो गया, और गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, ये दोनों कम हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो व्हाट वाज द टोटल इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, इन टोटल इफेक्ट जो इन ट्रांजेक्शन का होगा वो ये होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स $610 से बढ़ जाएगी, जो इत्तेफाक से चॉइस ए के अंदर आपको दिया हुआ है। तो चॉइस ए जो है फिर आपकी राइट चॉइस हो गई, बाकी तीनों जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो लॉजिक आपकी समझ में आई होगी कि मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल है। अगर आपकी ये समझ में आ जाए कि कौन से वो चीज़ें हैं जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में इजाफा करती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कमी करती हैं, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ अगर आपकी समझ में आ जाएगी, तो फिर इट्स वेरी सिंपल। हम क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो 11 की राइट चॉइस ए चॉइस। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है सोल ट्रेडर्स पर्सनल एक्सपेंसेस हैड बीन पेड आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट, कि उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो बिजनेस बैंक अकाउंट से पे हो गए एंड इंक्लूडेड इन इज इनकम स्टेटमेंट, और उसकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाके आपने उसको दिखा दिया। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द प्रॉफिट एंड कैपिटल, प्रॉफिट और कैपिटल पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए ट्रेडर का जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, एक्चुअली आपको ड्राइंग को डेबिट कर देना चाहिए था और बैंक को क्रेडिट कर देना चाहिए था। ये थी एंट्री जो आपको करनी चाहिए थी।
आपने कर क्या दी, आपने ये करा कि एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो एक्सपेंसेस को डेबिट करने का मकसद समझ रहे हैं क्या हुआ, कि जब एक्सपेंसेस को आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेकर गए तो प्रॉफिट क्या हुआ आपका, प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो गया। प्रॉफिट आपका अंडर स्टेटेड हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि एक्सपेंस जो रिकॉर्ड होना ही नहीं था आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, तो प्रॉफिट आपका अंडर स्टेटेड डिक्रीज हो गया। कैपिटल क्या हुआ, देखिए ये प्रॉफिट आपका अगर बढ़ गया और अगर आप इसको व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द प्रॉफिट एंड कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ कैपिटल में क्या होगा, तो अगर फर्ज कर लेते हैं कि ड्राइंग अगर रिकॉर्ड होती तो ड्राइंग भी क्या करती है, ड्राइंग इसके कैपिटल में से माइनस हो जाती, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए इसने निकाल ली, तो ड्राइंग रिकॉर्ड नहीं हुई, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट ने भी इसके कैपिटल को कम किया और ड्राइंग भी इसके कैपिटल को कम कर दी। तो इन ईदर वे इसका कैपिटल तो कम होना ही होना था। हमने गलती से उसको अगर इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया और हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो जब प्रॉफिट कम होगा तो इसका इफेक्ट भी कहाँ पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट कैपिटल के अंदर प्लस होगा जाके। अगर ये ज़्यादा होता तो ज़्यादा ऐड हो जाता, लेकिन क्योंकि अब ये कम है तो कम प्रॉफिट आप वहाँ पर ऐड करेंगे, तो इसका कैपिटल कम हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम सही रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो सही रिकॉर्डिंग करते तो फिर हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं, अगर ड्राइंग को डेबिट करते तो भी इसका कैपिटल कम होता, तो इसका मकसद है नो इफेक्ट। तो जो राइट आपने समझा वो क्या है कि प्रॉफिट आपका अंडर स्टेटेड हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस गलती से रिकॉर्ड हो गया इनकम स्टेटमेंट में, और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लेट्स सी यहाँ देखते हैं कि अंडर स्टेटेड नो इफेक्ट, ये फिर आपको सी चॉइस के अंदर देख रहे होंगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सी चॉइस आपकी बताती है कि प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो गया और कैपिटल पे नो इफेक्ट, बाकी फिर सारी नो इफेक्ट ये इनकरेक्ट हो गया, नो इफेक्ट ओवर स्टेटेड ये गलत हो गया, और डी के अंदर कहता है दोनों अंडर स्टेटेड हो गए जो गलत है, क्योंकि कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वी कैन सेफली से कि 12 के अंदर जो हमारी राइट चॉइस है वो फिर सी चॉइस बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आते हैं। 13 के अंदर कहता है वेयर हाउस वॉज डैमेज बाय फायर ऑन 31 मार्च, के एक वेयर हाउस जो था वो फिर डैमेज हो गया ऑन 31 मार्च एंड सम ऑफ द इन्वेंट्री वॉज डिस्ट्रॉयड, और कुछ इन्वेंट्री जो थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को जो इन्वेंट्री थी ओपनिंग वो आपके पास $6,000 थी, और इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च आफ्टर फायर, जो इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई उसके बाद में जो इन्वेंट्री बाकी बची वो फिर $3,200 की थी। सोल्ड सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड में जो सेल्स आपने करी वो $14,700 की है। एंड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जो माल आपने ख़रीदा वो $9,500 का है। कहता है द बिजनेस यूजेज ए मार्कअप ऑफ 33.33%, कि मार्कअप जो वो यूज़ करता है वो 33.33% यूज़ करता है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड, ये बताएं कि जो इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड हो गई उसकी कॉस्ट क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो उसने आपको मार्कअप दिया है, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई है। मार्कअप हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट के ऊपर लगता है, मार्कअप इज़ ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज़ ऑन सेल्स रेवेन्यू, ये प्रिंसिपल रखिएगा। अगर किसी के कंसेप्ट सही नहीं है तो कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, मैंने कुछ मार्कअप और मार्जिन के नाम से आपको फोल्डर में वो लेक्चर मिलेगा, वो देख लें, उसमें बहुत डिटेल्ड से मैंने ये समझाया है। तो एनी हाउ हम यहाँ आते हैं। सबसे पहले देखिए मार्कअप याद रखिएगा, जो मैंने दोबारा बता रहा हूँ आपको कि मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे लगता है और मार्जिन जो है वो रेवेन्यू पे लगता है। इस सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी गायब है, अगर वो होती है हमारे पास तो फिर हम देखते क्या करते हैं। तो इस अलबत्ता सेल्स आपको दी हुई है, रेवेन्यू आपको दिया हुआ है। अगर ये रेवेन्यू दिया हुआ है, अगर ये हमें मार्जिन की परसेंटेज दे देता तो हम इस पर लगा के सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते, और सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके हम क्या निकाल लेते, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते। जब एक दफ़ा कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ जाती तो मिसिंग फिगर निकालनी फिर हमारे लिए आसान थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। उसने आपको मार्कअप दिया हुआ है तो नो इशू एट ऑल, मार्कअप को मार्जिन से चेंज कर दें आप, मार्कअप टू मार्जिन। मार्कअप टू मार्जिन कैसे करेंगे, ये जो 33.33 है डिवाइडेड बाय 100, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें।
फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद में फिर 100 को आप डिवाइड जब करेंगे 33.33 से तो क्या आ जाएगा, 100 क्योंकि नीचे है उसको डिवाइड करते हैं ताकि आपके पास एक्चुअल 100 डिवाइडेड बाय 33.33, नीचे वाले को डिवाइड करके सिंपल फॉर्म में ले आइएगा, ऊपर वाले को नहीं कीजिएगा। तो 100 से करके देखें सिंपल फॉर्म में क्या आता है, 33.33 आप करते हैं उठा के, तो 3 आ जाता है आपके पास ये एग्जैक्टली 1/3, यू गेट 1/3 के 1/3 आ गया। ये जब 1/3 जब आपके पास आ जाए सिंपल फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर लें तो कुछ नहीं करें, सिंपल नीचे वाला जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसके अंदर 1 प्लस ऐड कर दें, कि नीचे जो डिनोमिनेटर आपके पास आया है इसके अंदर क्या करें, 1 को प्लस कर दें। जब आप 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, एंड 1/4 से आप फिर 1 को 4 से डिवाइड करें और 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कितना आया आपके पास, ये आ गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, यू गेट 25%। ये जो 25% है ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास मार्जिन की परसेंटेज आ गई। तो आपने क्या करा, सिंपल आपने समझा कि अगर आपके पास मार्कअप दिया हुआ है तो मार्कअप को सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, और फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के बाद में जो भी डिनोमिनेटर आपका दिया हुआ है, जैसे डिनोमिनेटर 3 था, इसमें सिंपल 1 प्लस कर दें। तो 1/4 आ गया, 1 को 4 से डिवाइड करें मल्टीप्लाइड 100, यू गेट 25%। ये 25% आपके पास मार्जिन आ गया। वंस यू गेट द मार्जिन, द लाइफ इज़ ईजी, इस मार्जिन को आप इस रेवेन्यू के ऊपर जो आपको दिया हुआ है उसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो आपके पास क्या आ गया, 14,700 मल्टीप्लाइड बाई 25%, तो 3675। ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जब आप एक दफ़ा सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, जैसे सेल्स है 14,700, तो 14,700 माइनस करते हैं 3675, तो 11,025, 11,025 ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ गई। और आप सिंपल ये भी कर सकते हैं, जब 25% आपके पास प्रॉफिट है, दो चीज़ें होती हैं, एक कॉस्ट होती है, एक प्रॉफिट होता है। अगर 25% प्रॉफिट है तो फिर सिंपल सी बात ये है कि फिर आपके पास कॉस्ट कितनी होगी, 75% होगी। तो ये जो 14,700 का अगर आप डायरेक्ट 75% निकाल लें तो वो भी देखें वही आएगा जो आपके पास, तो इन ईदर वे ये देख रहे हैं आप 11,025, 11,025। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल के सेल्स में से उसको माइनस करते हैं तो भी आ जाएगा। और आप डायरेक्ट अगर 25% अगर आपके पास रेवेन्यू प्रॉफिट है तो 100 में से उसको माइनस कर दें, यू गेट द कॉस्ट परसेंटेज, वो डायरेक्ट लगाएं तो भी वही फिगर आ जाएगी। एनी हाउ आपने इस तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली। जब आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली तो फिर लाइफ आसान है। ओपनिंग इन्वेंट्री थी, अब मिसिंग फिगर हम निकालने की पोजीशन में आराम से आ जाएंगे। ओपनिंग फिगर हमारे पास 6000 है, तो हम लिख सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री है $6,000 हमारे पास। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं परचेजेस। परचेजेस जो है आपको दी हुई है, ये देख रहे हैं 9,500। ये 9,500 आप इसके अंदर प्लस कर दें तो 6 और 9 15,500 आपके पास आ गया। ये 15,500 आ गया। इसमें से लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्लोजिंग जो भी आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये देख रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 3,200। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आप माइनस कर दें तो 15,500 माइनस 3,200 यू गेट 12,300। आपके हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल्स ये आती है 12,300, आप देख रहे हैं। लेकिन 12,300 आती है, लेकिन हमने कितनी निकाली है, जो हमारे हिसाब से सेल्स की फिगर 11,025। तो ये
12,300 आप ये आई, और एक्चुअली जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है वो 11,025 आई। तो इसका मकसद है 1275 माइनस कर दें इसमें से, ये फिर डिस्ट्रॉयड इन्वेंट्री की फिगर आपके पास है। डिस्ट्रॉयड इन्वेंट्री, हैव यू गॉट द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आई, जो परसेंटेज निकाल के हमने निकाली वो $11,025 आती है। हमने सिंपल जब फिगर्स को प्लस माइनस किया, ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को प्लस किया, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गई 15,500 से, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया 3,200 जो दी हुई थी आफ्टर फायर। देख रहे हैं आफ्टर फायर लिखा हुआ है, फायर के बाद में। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे हिसाब से $12,300 आना चाहिए था जो हमने निकाला, लेकिन एक्चुअली कम आया है। इसका मकसद जो डिफरेंस है फिर क्या है, वो डिफरेंस एक्चुअली एंडिंग इन्वेंट्री है जो डिस्ट्रॉयड हो गई, क्योंकि इन दोनों का फ़र्क जो है वो सिंपल क्या होगा, वो फिर डिस्ट्रॉयड की फिगर होगी 1275। और आप देखेंगे आपके पास 1275 कहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ए के अंदर आप देख रहे होंगे आपको लिखा हुआ नज़र आया 1275, $1,275 जो है ये इन्वेंट्री एक्चुअली डिस्ट्रॉयड हो गई। अगर ये इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड ना होती तो फिर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फिर ये होता है कि इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड नहीं होती तो इस फिगर के अंदर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आप देख रहे हैं 3,200, इसमें ये फिर प्लस होती। तो अगर मैं $3,200 में 1275 को प्लस कर दूं, 1275 जो डिस्ट्रॉयड हो गए, अगर डिस्ट्रॉयड ना होती तो एंडिंग इन्वेंट्री का पार्ट होती, तो ये 4475 आता है मेरे पास। कितना आता है? 4475। इस 4475 को अगर मैं 15,500 में माइनस करूं, 15,500, तो देखें एग्जैक्टली 11,025 बनता है। और ये 11,025 वही है जो आपने परसेंटेज से निकाला था। तो had the inventory not been lost, it would have been the part of the ending inventory, and the inventory figure would have been I mean to say not $3,200 but rather $4,475 और वो अगर आप डिडक्ट करेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से तो एग्जैक्टली वही फिगर आती है जो परसेंटेज से एक्चुअल आपकी फिगर आई है। तो इन एनी वे दो तीन कंसेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड जब होगा जब आपके कंसेप्ट सही होंगे। कंसेप्ट्स के अंदर बड़ा सिंपल था कि मार्कअप से मार्जिन को चेंज करें और फटाफट जो है आप अपना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लें। जब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएगी तो फिर सिंपल एक कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लें जो फिगर दी हुई है उससे, दोनों का डिफरेंस डिस्ट्रॉयड इन्वेंट्री होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वी कैन सेफली से कि जो राइट चॉइस है हमारी वो फिर ए चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आते हैं, पी एंड क्यू आर इन पार्टनरशिप, आर वॉज एडमिटेड एज ए पार्टनर, आर को पार्टनर की हैसियत से एडमिट किया ऑन 1 जुलाई 2018 को, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो अमंग पी क्यू एंड आर वॉज 2:1 रिस्पेक्टिवली। कि तीनों की जो रेशो थी वो 2:1 थी, 2:1। 2:1 means we can say 2:4 and 5, 2/5. So we can say 2/5, 2/5 and 1/5. तो P का जो शेयर है वो 2/5 है, Q का शेयर भी 2/5 है और R का शेयर जो है 1/5 है। हमने निकाल लिया। फॉर द पर्पज़ ऑफ आर इज़ एडमिशन द पार्टनर्स एग्रीड, आर को क्योंकि एडमिशन हो रहा है उसका एज ए न्यू पार्टनर वो आ रहा है तो पार्टनर्स किस बात पे एग्रीड हुए, गुडविल वुड बी वैल्यूड एट $20,000 कि गुडविल $20,000 की होगी बट नॉट रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिटेन्ड नहीं करेगी। और वुड इंट्रोड्यूस कैश, आर जो है वो कैश लगाएगा बिजनेस के अंदर $40,000 का, एंड मोटर व्हीकल $1,000 और मोटर व्हीकल $1,000 की वो लगाएगा। आर वुड बी एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी $5,000, आर को सैलरी भी मिलेगी $5,000 की 1 साल के बाद जब वो काम कर लेगा। व्हाट वाज आर इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस इमीडिएटली आफ्टर इज एडमिशन, के उसके फौरी तौर पर एडमिशन होने के बाद में एज ए न्यू पार्टनर उसका जो कैपिटल है वो कितना था। तो उसका कैपिटल कितना था, इससे पहले दो चीज़ें, ये जो सैलरी है इसको तो आप ऐसे करके क्रॉस कर दें, इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि अभी तो वो फ़ौरन पूछ रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर इज एडमिशन, ये भी कह रहा है कि पूरा साल ख़त्म हो गया
तो जब वो आया है तो उस वक्त क्या होगा, ये सिर्फ फिगर है, इसको आप यहाँ से, इसका इस सवाल से ताल्लुक़ नहीं है, उसने आपको दी है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप काट दें, क्योंकि एनुअल सैलरी तो एनुअल बाद में मिलेगी, साल के बाद में। अलबत्ता ये बड़ा इंटरेस्टेड है कि इसने ये इंपॉर्टेंट भी है, 40,000 इसने लगाए कैश में और 10,000 इसकी मोटर व्हीकल है, तो टोटल जो इसका कैपिटल है वो कितना है, 50,000 कैपिटल है जो ये बिज़नेस में लेकर आया है। अब आते हैं गुडविल के मामले की तरफ। गुडविल क्या होती है, देखें मैं इसीलिए कहता हूँ कि अकाउंटिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी है और एक आपकी प्रैक्टिस है। ये जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है, ये अगर नहीं भी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन यू कीप प्रैक्टिसिंग, क्या आप प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं, तो टेक माई वर्ड्स के वन डे यू फाइंड योर सेल्फ इन अ वेरी गुड पोजिशन, योर कंसेप्ट वुड बी इंटायरली क्लियर एंड यू विल बी गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो सवाल मैं भी करा रहा हूँ, ये कई दफ़ा प्रीवियस आप पेपर्स उठाकर देखें जो मैंने कराए हैं, 2021 भी कराया है, 2020 पूरे साल के पेपर कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, तो मैं कराता हुआ आ रहा हूँ। ये सवाल रिपीट करता है एग्जामिनर, बार बार पेपर के अंदर ये सवाल आता है, और इसी तरीके से आता है कि पार्टनर्स आया है, एक पार्टनर आया, गुडविल है, गुडविल नहीं होगी, तो गुडविल आप अगर इससे प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं तो एक दफ़ा आपकी समझ में नहीं आएगा, दोबारा वही सवाल रिपीट होकर आएगा, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतना आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपके समझ में आने लगेगा। यहाँ हम देखते हैं गुडविल, में दोबारा रिपीट करता हूँ कि गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स है। पार्टनर्स जो काम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली ये पुराने वाले P&Q जो थे वो आपके पार्टनर्स थे, उसमें आर जो है वो एक नया पार्टनर आता है बिज़नेस के अंदर। जब वो नया पार्टनर बिज़नेस के अंदर आता है तो डेफिनेटली पुराने वालों का भी इसके अंदर रोल है, उनका शेयर है, और उन्होंने इस बिज़नेस को इंटायरली बिल्टअप किया है। जब इस बिज़नेस को बिल्टअप उन्होंने किया तो डेफिनेटली उसका उन्हें रिवार्ड भी मिलना चाहिए। ये इंटेंजिबल एसेट्स है, और ये वो कहते हैं कि जी आएगा ज़रूर ये बुक्स के अंदर, लेकिन रिकॉर्डिंग होगा कि इसका बेनिफिट्स तो मिलेगा पुराने वालों को, लेकिन जैसे आप ये कहें कि ये बुक्स के अंदर जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये गुडविल रिटेन नहीं होगी। तो जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आए, एक तो इसने देखें P&Q जो है, जो पुराने वाले पार्टनर्स थे उनकी इसने शेयरिंग रेशो नहीं थी, तो अगर ना भी दे तो आप याद रखिएगा देयर इज़ नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो जो पार्टनर्स होते हैं वो इक्वल, उनकी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता है वो फिर इक्वल बढ़ता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर नो एग्रीमेंट इज़ गिवन, नो शेयरिंग रेशो इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, तो फिर इसका मकसद है कि देयर इज़ नो फॉर्मल एग्रीमेंट, और जब फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो तो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि जो 20,000 की गुडविल है इसको पुराने वालों के अंदर बांट दें, और ये इक्वली बंटने का मकसद है कि इसको 2 से डिवाइड कर दें। तो 20,000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 10,000 आता है। ये जो 10,000 है ये P&Q जो है उसको ये जो गुडविल का शेयर है वो मिल जाएगा $10,000। अब और दूसरी चीज़ होती है कि क्योंकि गुडविल किताबों के अंदर रिटेन नहीं होगी, गुडविल किताबों में होगी ही नहीं, जब ये वो लिख कर दे एग्ज़ाम के अंदर, तो फिर इनकी न्यू रेशो देखें, आपके न्यू रेशोज़ कितनी है। न्यू रेशो कितनी है, 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो P और Q जो थे उनकी 2/5 और 2/5 बनती है। ये यहाँ गुडविल नहीं होगी तो फिर गुडविल क्लोज कर देते हैं। गुडविल क्लोज करने का तरीका ये है कि इनके कैपिटल अकाउंट को, गुडविल कैपिटल अकाउंट को, ये जो 10,000 जो मिले हैं इसकी एंट्री क्या पास होगी, समझने के लिए गुडविल को डेबिट करेंगे और इनके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। जब गुडविल बुक्स में रिटर्न नहीं करेगी तो जो न्यू रेशो है पार्टनरशिप की उसके हिसाब से इनके कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। जब गुडविल क्रेडिट होगी तो इसका मकसद है वो रिटर्न नहीं कर रही है बिजनेस के अंदर। तो जब ये सिचुएशन आपके सामने हो, अच्छा ये डेबिट और क्रेडिट का फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्रेडिट नॉर्मली इस सिचुएशन में ज़्यादा होता है, उसमें से डेबिट को माइनस करते हैं, तो जो नेट डिफरेंस होता है एक्चुअली वो एडवांटेज हो रहा होता है पुराने वालों को। जैसे अभी हम करते हैं, इसी 20,000 की फिगर गुडविल को उठाएं आप, इसका 2/5 निकाल लें, क्योंकि P&Q दोनों का 2/5 है, 5, 4, 8,000। ये आप देख रहे हैं P&Q दोनों के जो कैपिटल डेबिट होंगे वो कितने कितने से होंगे, 8,000 से होंगे, और जो क्रेडिट होंगे वो कितने से होंगे, 10,000 से होंगे। तो नेट क्रेडिट कितना आया, 10,000 में से अगर मैं इस 8,000 को माइनस करूं, ये देख रहे हैं आप 10,000 से क्रेडिट हुआ था
और ये 8,000 से डेबिट हुआ, तो नेट डिफरेंस अगर आप देखें तो ये $2,000 का नेट बेनिफिट हुआ है पी को भी और क्यू को भी। तो 2,000 और 2,000 कितने बनते हैं? 4,000 बनते हैं। 2,000 पी, 2,000 क्यू। तो ये 4,000 जो है इनके कैपिटल बढ़े, और इनका जो बेनिफिट है एक्चुअली नया आने वाला जो पार्टनर होता है वो पे करता है। इनको ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी नया आने वाला है उसको ये हिट पड़ती है, और हिट इस तरीके से पढ़ने का मकसद है 4,000, इसका कैपिटल कितना था? 50,000। नेट इसको 4,000 गुडविल के देने पड़ेंगे, तो इसका कैपिटल कितना आ गया? $46,000। और अगर 14 को आप देखें तो बी पार्ट जो है, बी के अंदर उसने आपको $46,000 की अमाउंट दी है। तो 14 की जो राइट चॉइस है फिर बी चॉइस होती है, और बी चॉइस आपने देखी कि बी चॉइस क्यों आई। बहुत सिंपल था। दो तीन कंसेप्ट हैं, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं रिपीट भी कर देता हूँ। एक तो पी एंड क्यू दो पार्टनर्स थे, इसके अंदर उनकी रेशो नहीं दी हुई थी, तो हमने ये सीखा कि अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप का तो इनकी जो रेशो होती है फिर वो इक्वल होती है। तो ये पहली बात आ गई, तो इक्वल रेशो होती है हमारी। फिर उसके बाद आर इसके अंदर पार्टनरशिप में आया, और जो न्यू रेशो थी इनकी 2:1 थी, तो हमने निकाल ली 2/5 एंड 1/5 बनती है, ये हमने रेशो निकाली। उसके बाद गुडविल ये कहता है 20,000 की बिज़नेस में वैल्यूड होगी, लेकिन वो रिटर्न नहीं होगी बिज़नेस के अंदर। उसके बाद इसने आर का कैपिटल, जो न्यू पार्टनर है 40,000 वो कैश लेकर आया, और मोटर व्हीकल 10,000 किया, तो हमने कहा 50,000 टोटल इसका कैपिटल बनता है। इसने एनुअल सैलरी भी दी हुई थी जिसको हमने काट दिया है, क्योंकि ये तो फिर एक साल जब बिजनेस रन करेगा तो उसको मिलेगी, तो ये सवाल से इसका ताल्लुक नहीं है। वो पूछता है आर का कैपिटल बैलेंस कितना होगा उसकी एडमिशन के बाद, एडमिशन के फ़ौरन बाद इसका कैपिटल कितना होगा। तो गुडविल के अंदर हमने एक प्रिंसिपल सीखा, और प्रिंसिपल क्या था कि जब भी गुडविल दी हुई होगी तो गुडविल क्योंकि पुराने वालों का कंट्रीब्यूशन है, जो बिज़नेस में उन्होंने एफर्ट्स करी, उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, तो पुरानी वाली रेशो से उनके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। दिस इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने सीखा। तो ये क्योंकि पी एंड क्यू बहुत थे, एग्रीमेंट्स में रेशो थी, एग्रीमेंट था ही नहीं, रेशो नहीं दी हुई थी, तो फिर हमने इक्वल डिवाइड करके 10,000 निकाल ली। इसका मकसद है इस गुडविल का 10,000 जो है दोनों के कैपिटल क्रेडिट पे। उसके बाद क्योंकि बिजनेस में रिटर्न नहीं रहेगी, तो दूसरा प्रिंसिपल हमने सीखा पार्टनर्स के आने के बाद जो न्यू रेशो बनती है 2/5, 2/5, 1/5, इस रेशो से इसी गुडविल की अमाउंट को, ये जो गुडविल दी हुई है, ये फिर इन्हीं पुराने वालों का कैपिटल निकाल लेंगे कि यार कितना कैपिटल डेबिट होगा। डेबिट इसलिए होगा कि ये रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं आप बिजनेस में। तो आपने जब इनका निकाला तो कितना कितना निकला, वो आपने देखा कि 8,000 निकला। ये देख रहे हैं 8,000, और इनके कैपिटल डेबिट होंगे। और यही ये देखें इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं आर है, आर का क्योंकि आर को भी ये गुडविल का शेयर डेबिट होगा, और वही एक्चुअली हमने निकाला है 4,000, तो आर की रेशो कितनी है? 1/5 है। ये 20,000 का अगर मैं 1/5 निकालूँ तो एग्जैक्टली वही $4,000 हैं जो इसका कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि इसका टोटल कैपिटल 50,000 था, इसको हिट कितनी पड़ी? 4,000 की हिट कैसे पड़ी कि कैपिटल जो पुराने वाले थे उनका कैपिटल 10,000 से क्रेडिट हुआ था, और 8,000 से उनका कैपिटल डेबिट हुआ। तो पी को जो है नेट बेनिफिट 2,000 का हुआ, और क्यू को भी नेट बेनिफिट्स 2,000 का हुआ। ये 4,000 इनके कैपिटल क्रेडिट होंगे। वेयर एज आर जो है वो क्या करेगा? वो कॉस्ट बियर करेगा इसकी, एज ए न्यू पार्टनर गुडविल वो पे करेगा, और कितनी पे करेगा? उसका शेयर 1/5 था, तो 4,000 उसका कैपिटल कम हो जाएगा, तो 50,000 में से 4,000 हमने निकाल दिए, तो वो 46,000 बनते हैं। तो ये सवाल फिर आएगा एग्ज़ाम में, फिर हम इसको रिपीट करेंगे, जो मैंने पहले पढ़ाया उसको भी देख लीजिएगा। होपफुली इंशाल्लाह जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फिर आपका ये बिल्कुल क्लियर होगा। 15 में आते हैं, हिलेरी एंड ली कमेंस्ड इन पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी। कि हिलेरी एंड ली जो है वो पार्टनरशिप के अंदर आते हैं 1 जनवरी 2018 को। देयर वाज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था। दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन $5,000 एंड $6,000 थी। और लोन टू पार्टनरशिप कि ली ने एक लोन भी दिया हुआ है पार्टनरशिप को $1,000 का। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। बिफोर द लोन इंटरेस्ट वाज $8,850 के ये जो लोन था, क्योंकि लोन जो ली ने दिया है इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, और इंटरेस्ट जब पे करेंगे तो एज ए बिज़नेस एक्सपेंस उसको ट्रीट करते हैं। तो वो एक्सपेंस इन्होंने अभी तक इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं किया है,
और उससे पहले का प्रॉफिट जो इनकम स्टेटमेंट में आया था वो $8,850 था। तो जब भी याद रखें, एक तो ये कि इनके पास फिर अगेन देयर इज़ वाज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, तो ऊपर मैं बता के आ रहा हूँ कि जब भी ऐसा होगा तो जो प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड इक्वली, ये इक्वली बटेंगे। एक तो ये याद रखने का है। दूसरे, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 5% होगा। मार्केट में चाहे जो भी चले, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 5% होगा। इसको आप लोग याद कर लें। ये 1000 जो आपका दिया हुआ है, इसका आप 5% निकाल लें, कितना बनता है ये? $50 बनेंगे। ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो ये जो 8850 है, इसमें से 50 को माइनस कर दें इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो 8800 बनता है आपके पास। और क्योंकि अगेन वो पूछता है कि व्हाट वाज लीज शेयर ऑफ द प्रॉफिट, के ली का शेयर प्रॉफिट के प्रॉफिट में से ले ली का, ये जो इंटरेस्ट है ये तो इसके कैपिटल में चला जाएगा। अभी वो बात करता है कि प्रॉफिट में से शेयर बताएं, तो प्रॉफिट कितना निकाला आपने इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करके? 8800। ये दो पार्टनर हैं, एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हमें पता है इक्वली बटेगा प्रॉफिट। जब इक्वली बटेगा तो कितना आ गया? ये $4400 देख रहे हैं। तो ये $4400 आपके पास आ गए। और ये $4400 देखें कहाँ लिखे हुए हैं, ए के अंदर लिखे हुए हैं। तो ली का जो शेयर है प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, वो $4400 है। और वो क्यों है आपने समझ लिया, अगेन एग्रीमेंट से रिलेटेड था, तो इसको याद रखिएगा कि अच्छा ये जो इंटरेस्ट है लोन, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका सिर्फ प्रॉफिट इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर दें प्रॉफिट में से। और जब ये कैपिटल इसका बना रहे होंगे, अगर वो हमसे पूछता, तो वहाँ फिर इसको हम क्रेडिट करके दिखाते कि इसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिला है। लेकिन उसने कैपिटल नहीं पूछा था, कहता है शेयर, प्रॉफिट में से शेयर बताएं, तो नेट प्रॉफिट हमने निकाल के उसका शेयर निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 की राइट चॉइस ए हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। एल, एम एंड एन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, के तीन पार्टनर हैं, एल, एम एंड एन। एल रिटायर्ड हो जाता है व्हेन द क्रेडिट बैलेंसेस ऑन अ कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स फॉर 100,000 एंड $40,000 के एल जो है वो रिटायर्ड हो गई है। और उसका जो कैपिटल एंड करंट अकाउंट था, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था, इन दोनों के क्रेडिट बैलेंस है। तो 100,000 इसके कैपिटल, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ था। और करंट अकाउंट जो नॉर्मली हम रेवेन्यू की मूवमेंट्स हर साल दिखाने के लिए बनाते हैं, उसमें भी 40,000 थे। तो इसका मकसद है टोटल जो इसको पे करना था, इसको जमा कर लें आप, क्योंकि दोनों इसके करंट अकाउंट का है, कैपिटल है, दोनों जमा करके एक्चुअली वी नीड टू पे ली $140,000, क्योंकि ये रिटायर्ड हो रही है। पार्टनरशिप एसेट्स वर रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय $60,000 के पार्टनरशिप के अंदर कुछ एसेट्स थे, उनको अपवर्ड आपने, क्योंकि उनकी वैल्यू कम थी, मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी, तो आपने रीवैल्यू किया। और रीवैल्यूएशन के अंदर अपवर्ड का लफ्ज़ है कि आपके ऊपर चले गए तो आपको प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट हुआ तो इसको बांट लें, तीनों में बटेगा ये 1/3, क्योंकि इक्वल पार्टनर हैं, कोई रेशो नहीं है। तो 1/3 का मकसद है $20,000। ये $20,000 ये, और 140,000 इसका कैपिटल था। तो एक्चुअली एल का जो रिटायरमेंट फंड बनता है $160,000 बनता है, कि एल को हमें $160,000 पे करने हैं। ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट को निकाल के, एल टू हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हर ऑन रिटायरमेंट, के एल ने हाफ अमाउंट जो भी उसकी बनती थी वो अपने साथ ले गई। द अदर हाफ वाज लेफ्ट एज ए लोन टू द बिजनेस, और बाकी जो आधा था वो इसने बिजनेस को लोन दे दिया। हाउ मच वॉज एल पेड फ्रॉम द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट और हर रिटायरमेंट, के कितना अमाउंट पे किया पार्टनरशिप बैंक अकाउंट से ली को। तो 160,000 को आप 2 से डिवाइड कर लें, क्योंकि हाफ तो वो अपने साथ ले गई, हाफ उसने बिजनेस को लोन दे दिया। तो ये आता है $80,000। $80,000 वो अपने साथ ले गई, और $80,000 उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ये डी चॉइस के अंदर $80,000 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये $80,000 जो है वो राइट चॉइस है। लॉजिक मैंने बताई, बहुत सिंपल था। कैपिटल एंड करंट अकाउंट को टोटल कर लें। रिवैल्यूएशन का जो गेन है, क्योंकि 3 पार्टनर हैं, लॉसेज इक्वली करते हैं, तो 20,000 ली का हमसे पूछ रहा था, तो ली के हिस्से में भी 20,000 आए होंगे, 160,000 का बैलेंस बनता है।
और उसमें से आधा वो ले गई, आधा उसने लोन दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 की डी चॉइस हमने देखी कि राइट चॉइस है $80,000। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी रिसेंटली मेड ए राइट इशू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी थ्री हेल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ $0.5 पर शेयर, कि हर 3 शेयर के बदले एक शेयर, जिन लोगों के पास राइट इशू क्या होता है, नॉर्मली राइट इशू हम इशू करते हैं मार्केट से कम वैल्यू के ऊपर, और मार्केट में हो सकता है प्रीमियम जो है इस वक्त $1 चल रहा हो, $2 चल रहा हो, तो नॉर्मली मार्केट प्राइस से कम वैल्यू के ऊपर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए हम ये उनको एक ऑफ़र करते हैं कि जैसे यहाँ हमने ऑफ़र करी कि हर वो हमारा शेयर होल्डर जिसके पास 3 शेयर है उसे हम एक राइट इशू एक शेयर देंगे और उसकी वैल्यू $1 की होगी, क्योंकि शेयर की वैल्यू तो $1 है, लेकिन प्रीमियम भी लेंगे उससे $0.5 का। देखिए नीचे दे रहा है इशूड शेयर कैपिटल शेयर ऑफ $1 ईच, $1 का शेयर है और 0.5 का प्रीमियम है, तो एक्चुअली 1.5 ये आपने पर हर शेयर के ऊपर आपको ये पैसे मिलेंगे, इसमें एक कैपिटल हो जाएगा, एक प्रीमियम हो जाएगा। द राइट इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, राइट इशू पूरे का पूरा जो आपने राइट इशू किया था वो सब्सक्राइब्ड हो गया, लोगों ने उसको ले लिया। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आफ्टर द राइट इशू वॉज मेड, राइट इशू होने के बाद में ये इन्फॉर्मेशन जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो हो रही है। इशूड शेयर कैपिटल राइट इशू के बाद $1,200 बनते हैं और शेयर प्रीमियम जो है $300 का बनता है। तो 300,000 ये हो गए आपके पास, क्योंकि थाउजेंड्स में वैल्यू दी हुई है, तो थाउजेंड्स का मकसद है 1.2 मिलियन आपका अमाउंट है, और 300,000 जो है ये हो गया आपके पास। कहता है व्हाट अमाउंट वाज डेबिटेड टू द कंपनीज बैंक अकाउंट व्हेन द राइट इशू वाज मेड, कि व्हाट अमाउंट वाज डेबिटेड, कि एक्चुअली क्योंकि सब्सक्राइब का मकसद है लोगों ने पैसा दे दिया, ख़रीद लिया आपसे शेयर, तो पूछता है कि पैसा कितना आया। तो देखिए पैसा कितना है, इसको निकालने के लिए एक बड़ा लॉजिकली तौर पे आप देखें कि हर 3 जिन शेयर होल्डर्स के पास 3 शेयर थे उनको एक शेयर हमने ऑफ़र करा 1/3, कि जिनके पास 3 शेयर थे उसको हमने कितना शेयर ऑफ़र करा, एक शेयर। तो इसका मकसद है अब टोटल शेयर कितने हो गए उसके पास इस राइट इशू को लेने के बाद, क्योंकि देखिए यही बात थी ना, उसने कहा कि फॉर एवरी 3 हेल्ड एट ए प्रीमियम, वन ऑर्डिनरी शेयर एक शेयर देंगे जिसके पास 3 शेयर है, वो कहता है पूरा सब्सक्राइब हो गया कि सब लोगों ने ले लिया। तो इसका मकसद है जिन लोगों के पास 3 शेयर पड़े हुए थे अब उनके पास कितने शेयर आ गए, क्योंकि उसको एक शेयर ये उसने ख़रीदा तो उसके पास 4 शेयर हो गए। जब 4 शेयर हो गए तो आप सिंपल इसी 4 की अमाउंट को रखें, ये 1.2 मिलियन की अमाउंट दी हुई है कि एक्चुअली 1 पार्ट, क्योंकि 3 पार्ट तो मौजूद थे उसके पास, तो एक पार्ट अगर निकालना है और टोटल शेयर 4 हैं तो 4 में से एक हिस्सा आप निकालें, एक हिस्सा वही होगा जो आपका राइट इशू होगा। और क्योंकि इत्तेफाक से देखें $1 ईच, इसका मकसद है ये जो 1.2 मिलियन जो अमाउंट आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, नंबर ऑफ़ शेयर्स भी इतने ही हैं। हैव यू गॉट माई पॉइंट के नंबर ऑफ़ शेयर्स क्यों इतने हैं, क्योंकि $1 का एक शेयर है, तो 1.2 मिलियन शेयर्स हैं जो $1 ईच के हिसाब से 1.2 मिलियन की टोटल अमाउंट बनती है। तो 1.2 मिलियन इसको आप 4 से डिवाइड कर दें। 4 क्यों, वो 3 शेयर जिनके पास थे उन्होंने एक शेयर लिया तो 4 शेयर हो गए हर एक के पास। जब आप इसको 1.2 मिलियन को डिवाइड करेंगे 3 से, ये बल्कि सॉरी 4 से, तो ये आपके पास स्प्रेड कितना आ जाएगा 300,000। ये देख रहे हैं, तो इसका मकसद है कि जो राइट इशू था आपका वो 300,000 शेयर्स था, क्योंकि 1 पार्ट आपने निकाल लिया ना। 3 पार्ट देखें, 1.2 मिलियन को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो एक पार्ट अगर 300,000 है तो 3 पार्ट्स कितने आ गए 900,000। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आप कर दें 900,000, तो 900,000 शेयर्स पहले मौजूद थे, उन्हें हमने ऑफ़र करी कि भाई तुम्हें लेना है तो हर 3 शेयर के ऊपर हम तुम्हें एक शेयर देंगे। तो ये 300,000 शेयर्स हमने लोगों को ऑफ़र करे, लोगों ने लिए, और हर शेयर की वैल्यू कितनी थी $1। तो ये था, बैंक का पूछ रहा है कि बैंक में पैसा कितना आएगा, तो $1 तो वो देगा शेयर की वैल्यू के, और 0.5 जो है वो देगा किस बात के, कि 0.5 देख रहे हैं, तो 0.5 जो है वो किस बात के देगा, तो 1.5 हो गया, 1.5 प्रीमियम देगा। तो ये 300,000 जो है
इसको आप, ये शेयर्स हमने इशू करे थे, मल्टीप्लाइड बाई 1.5, 1.5 से इसको मल्टीप्लाइड कर दें, आपके पास $450,000 आता है। ये $450,000 आपके पास पैसे आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए $450,000 कहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको? सी चॉइस में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फिर आपकी राइट चॉइस बनती है। वी गोट द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि राइट इशू आपने करा, हर 3 शेयर के बदले 1 शेयर आपने दिया, वहीं से फिर आपने इसको पकड़ा कि इसका मकसद है हर आदमी के पास अब 4 शेयर हैं, 3 उसके पास पहले थे, 1 उसको यहाँ से मिला। जो भी नंबर ऑफ़ शेयर्स थे, क्योंकि $1 ईच था, तो 1.2 मिलियन शेयर बनते हैं। 1.2 मिलियन को आपने 4 से डिवाइड किया। जब 4 से डिवाइड किया तो आपको 1 पार्ट पता चल गया, और ये 1 पार्ट वही है नंबर ऑफ़ शेयर्स जो एक्चुअली आपने इशू करे थे। 900,000 शेयर्स पहले मौजूद थे, 300,000 हमने इशू करे, और 300,000 इशू हमने कर दिया $1.5। 1 उसमें जो है क्या शेयर की वैल्यू है, और 0.5 हम प्रीमियम ले रहे हैं। तो 1.5 से हमने मल्टीप्लाई किया, $450,000 आपके पास बनते हैं, और ये सी चॉइस दिया हुआ है। तो 17 की सी चॉइस राइट हुई हमारी। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कंपनी इज ईयर एंड इज 31 दिसंबर, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 इट पेड द फॉलोइंग डिविडेंड्स। इसने ये डिविडेंड पे करे। फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, 2017 का डिविडेंड इसने पे किया 2018 के अंदर। इंटरम डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, 31 दिसंबर का अपना डिविडेंड जो था, इंटरम माने जो बीच में हम साल के बीच में डिविडेंड देते हैं, वो 8,000 इसने पे किया। ऑन 1 फरवरी 2019 इट डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड्स ऑफ $10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। 1 फरवरी 2019 को इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा 2018 का, डिक्लेयर्ड किया जो 10,000 का था। हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड फॉर डिविडेंड्स इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के अंदर कितना डिविडेंड आप शो करेंगे 2018 का, ये याद रखिएगा। तो देखिए, एक प्रैक्टिस तो कंपनी की ये पता चलती है कि हर साल ये क्या कर रही है। जैसे इस साल इसने करा कि 2018 का डिविडेंड 2019 के अंदर रिकॉर्ड कर रही है। हमसे पूछता है दिसंबर 31 को जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस बनेगी उसमें कितना डिविडेंड रिकॉर्ड होगा जो हम शो करेंगे। तो देखिए, फिर ये इसकी प्रैक्टिस ये है कि हर साल का डिविडेंड ये नेक्स्ट ईयर के अंदर रिकॉर्ड करती है, अगर डिक्लेयर करती है। तो अब ये डिविडेंड आपका 2019 में पे होगा। इसी तरीके से ये 2017 का जो डिविडेंड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली इसलिए पे हुआ 2018 में कि इसको भी डिक्लेयर इन्होंने 2018 के अंदर किया होगा लाके। सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर डिक्लेयर करते हैं ये, और फिर उसको पे करते हैं। तो जब ऐसी प्रैक्टिस हो तो याद रखिएगा जो अमाउंट है, अब ये डिक्लेयर्ड ही नहीं हुआ दिसंबर 31, 2018 को, तो इसलिए इस 10,000 को तो हम नहीं अपने स्टेटमेंट में ला सकते, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2018 को। तो ये जो डिक्लेयर्ड किया है आपने 1 फरवरी 2019 को, ये फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा। हाउएवर 2017 का क्योंकि हमने डिक्लेयर किया होगा 2018 में, इसकी प्रैक्टिस को देखते हुए, क्योंकि पे भी आपने 2018 में ही किया है, तो ये प्रैक्टिस देखते हुए हम ये एज्यूम करेंगे कि ये भी डिक्लेयर 2018 के अंदर हुआ था, यहाँ पर पे हुआ, और 2018 का अपना इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये 23,000 बनते हैं। तो ये 23,000 जो है ये एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के अंदर रिटेन्ड अर्निंग में से डिविडेंड शो हो रहा होगा कि माइनस हो रहा है, वहाँ से हम इसको दिखाएंगे। और ये 23,000 आप देख रहे होंगे सी चॉइस के अंदर आपको दिया है, तो यू कैन सेफली से कि आपकी सी चॉइस 18 के अंदर राइट चॉइस है। लॉजिक मैंने आपको समझा दी। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है विच इन्फॉर्मेशन वुड एन इन्वेस्टर गेन बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस, कि क्या इन्फॉर्मेशन अगर वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है कोई इन्वेस्टर जो स्टॉक के अंदर डीलिंग करता है, ट्रेडिंग करता है, स्टॉक खरीदता है, स्टॉक बेचता है, तो वो क्या चीज़ें देखेगा। आइडेंटिफाइंग फ्यूचर ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट्स, क्या उसको नज़र आएगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वो शेयर खरीदे बेचे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ओवरऑल आप देख तो सकते हैं, आपको लगता है कि बिज़नेस कहाँ जा रहा है, लेकिन बहुत सी हिडन चीज़ें होती हैं जो सब्सिक्वेंटली सामने आने
आनी होती है, क्योंकि उसके अंदर हिंट्स तो आपको मिलते हैं लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते कि यार मैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर ही दूँ या ना करूँ। देयर आर मैनी अदर थिंग्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स वाली बात जो है ये सही नहीं है कि वहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेडिंग के प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हैं या आप ट्रेडिंग करें। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। आइडेंटिफाइंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स की अमाउंट भी पता नहीं चलती, क्योंकि तो सिर्फ उसी की डिविडेंड की अमाउंट पता चलती है जो आपने उस साल के अंदर डिक्लेयर किया है। फ्यूचर में क्या होगा ये पता नहीं चलता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आइडेंटिफाइंग दैट द एंटिटी इज़ ए गोइंग कंसर्न, ये बिल्कुल पता चलता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देख के। तो ये जो डी आपको 19 के अंदर नज़र आ रहा है ये राइट चॉइस है इसकी, थर्ड ओनली इसलिए कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लिखा होता है कि बिजनेस गोइंग, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं वो गोइंग कंसर्न एजम्पशंस के थ्रू बनाए गए हैं। अगर नहीं लिखा हुआ है तो अगर ऐसा नहीं होता तो भी लिखते हैं कि अब ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन हैज़ बीन स्टॉप्ड, कि ये ख़त्म हो गया है और हमने इसको फिर लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है स्टेटमेंट। तो एनी हाउ ये फिर उसको पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो थर्ड चॉइस है वो फिर राइट होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर ए लिमिटेड कंपनी। ये इन्फॉर्मेशन एक लिमिटेड कंपनी की अवेलेबल है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस दे रहा है वो आपको, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दे रहा है, 10% डिबेंचर है जो 2025 के अंदर पे होगा, 100,000 शेयर्स हैं। देखें 100,000 शेयर्स $1 के हिसाब से तो वही 100,000 आ गए। रिटेन अर्निंग्स दी हुई है आपको। व्हाट वाज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को ऊपर रखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नेट प्रॉफिट नहीं लीजिएगा कभी भी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन लीजिएगा। नेट प्रॉफिट क्यों नहीं लेते? नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं लेते हैं कि उसके अंदर समटाइम्स जो आप ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाते हैं वो फिर कंसिस्टेंट होता है। बीच में कुछ एसेट्स आपने बेच दिए, उस पर कुछ प्रॉफिट हो गया, कुछ और आपने ऐसे काम कर लिए जो आपके नॉर्मल रिकरिंग नेचर की बिजनेस नहीं है आपका, वंस इन अ ब्लू मून हो गया तो वो फिर सही रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस को लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स इक्विटी, इन दोनों को अगर हम प्लस करें या तो ये करें टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, या आप ये करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या शेयर होल्डर्स इक्विटी, इन दोनों को प्लस करते हैं। इस सवाल में हमें दोनों दी हुई हैं, ये 75,000 दिया हुआ, देख रहे हैं, इन तीनों को प्लस कर लें। 75,000 प्लस 100,000 शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग भी आपका पार्ट है 679, तो यू गेट 310,679। और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 40,475 डिवाइडेड बाय 310,679 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये निकाल लेते हैं। 40,475 डिवाइडेड बाय 310,679 मल्टीप्लाइड बाई 100, यू गेट 11 पॉइंट कितना आता है ये, 40,475 डिवाइडेड बाय 310,679 मल्टीप्लाइड बाई 100, 13.2 और 13.03। तो ये 13.03 आप देखें सी के अंदर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसकी फिर राइट चॉइस 13.03 बनता है। ये सी के अंदर दी हुई है तो सी आपकी राइट चॉइस होती है। और ये देखा आपने 13, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना आना चाहिए, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि नेट प्रॉफिट को नहीं लेते कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, बल्कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को लेते हैं। तो दैट वाज सिंपल। आई थिंक कि इसको यहीं रोकते हैं इस लेक्चर को, फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन करे हैं, आपने सीखे हैं।
आप इसको दोबारा क्या कीजिएगा, आसान तरीका, जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो लेक्चर सुनने के बाद में आप बंद करें लेक्चर और खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को, देखें कि आप भी राइट चॉइस पर विद लॉजिक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।